हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्पलीज। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी आज की CWC रिवीजन सीरीज में। हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ऑल्दो ये क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के हैं, तो ये न सिर्फ CWC एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि किसी भी आगे आने वाले एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो मेजरली 2 से 3 टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और प्रोडक्शन फंक्शन कर्व। और इसके अलावा इन जनरल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। तो ये मेजर टॉपिक है, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के सेशन में जो हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें ये सारे की सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। और एक चीज आपको जरूर करनी है, पहले तो आपको मुझे बताना है कि आपने कितने मॉक टेस्ट कर लिए हैं CWC के। दूसरी चीज आपको ये बतानी है कि यहाँ पे जो हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप खुद से करते तो आपका स्कोर क्या होता। तो स्कोर भी आपको साथ बताते चलना है। पहला क्वेश्चन है, द वांट्स दैट आर एसेंशियल विदाउट देम वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ इज गॉड। तो सिंपल सी बात की कही गई है। देखिए, वर्ड बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा है, वांट। आप सभी को पता है वांट, डिजायर, लग्जरीज, कंफर्ट, इस टाइप से हम वर्ड्स को यूज करते हैं किसी भी गुड या फिर सर्विस को क्लासिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे बात की गई है कि ऐसी वस्तुएं जो कि जरूरी हैं, जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, उनको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है कंफर्ट, बिल्कुल भी नहीं। कंफर्ट तो कंफर्ट है, लग्जरी लग्जरी है, नेसेसरी हम इसको कहते हैं कि ये हमारी नेसेसरी है। जस्ट एग्जांपल देखेंगे, ये एक मॉल का फोटो है। अगेन यहाँ पे चीज समझिए, वाटर हमारी नेसेसरी है या फिर हम कह सकते हैं हमारी जरूरत है। बट हम कहें पेप्सी या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई भी जूस, वो एक लग्जरी है, कंफर्ट है, उसके बिना जीवन आराम से चल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक ना पिए तो जीवन में आपकी कोई दिक्कत आएगी, बल्कि उसको पीने से जरूर दिक्कत हो जाएगी। तो जरूरी क्या है या नेसेसिटी क्या है, हमारी वाटर है। ओके, तो इस मॉल में जितनी सारी चीजें मिल रही हैं, भले ही ये सारी ग्लॉसरी है, बट सारी ग्लॉसरी भी हमारी नेसेसिटी नहीं है। तो ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। अगर आटा दाल चावल की बात करेंगे तो वो नेसेसरी है, बट कंफर्ट और लग्जरी में आपको ध्यान रखना है कि जिसके बिना लाइफ नहीं चल सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द बुक वेल्थ ऑफ नेशन रिटन बाय, द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है एडम स्मिथ ने। ओके, इसके अलावा जेएम केन्स, मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, ये चारों ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स। आप मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में कि किसका क्या क्या रोल है इकोनॉमिक्स में या कंट्रीब्यूशन है। केन्स आपका तो अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे डेफिनेशन दी है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स की स्टडी और विद रिस्पेक्ट टू स्कार्स रिसोर्सेज, या हम जो बोलते हैं स्कैरसिटी से रिलेटेड, एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड द इनकम, वो किसने दी थी? तो वो जेएम कीन्स ने दी है डेफिनेशन। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, स्कैरसिटी से टूवर्ड जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो किसने दी है? जेएम कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बाय वे ऑफ मार्केटिंग इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले देखिए, इतने ही चीज से आपको ये क्लियर हो जाना है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मैंने अपने घर पे एक फैक्ट्री लगाई और मैंने कहा कि मैं सॉस बनाऊंगा टोमेटो से, तो मैंने सॉस बनाया। सॉस मैंने जब बनाया तो मैंने क्या किया? मैंने यूटिलिटी क्रिएट की, उपयोगिता मैंने बनाई। सो दैट इज बेसिकली द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। और जब हम इकोनॉमिक टर्म में बात करते हैं प्रोडक्शन की, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो उसमें तीनों चीजें आती हैं। प्रोडक्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, कंजम्पशन आता है। पहले हम यूटिलिटी को प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उसके बाद कंज्यूम करेंगे। जैसे ही हमने किसी चीज को कंज्यूम कर लिया, माने कि हमने यूटिलिटी को डिस्ट्रक्ट कर लिया, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज कंजम्पशन। ये भी याद रखिएगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रोडक्शन। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करना ही क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से इसको पढ़ेंगे, मतलब दोबारा से क्या, 2 बार पढ़ेंगे। द गुड्स दो सप्लाई इज लेस, जिनकी सप्लाई कम है डिमांड से, और ऐसे गुड्स जिनकी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, उनको हम क्या कहते हैं? आपको पहला और दूसरा ऑप्शन में ही डिसाइड करना है। पहला ऑप्शन इकोनॉमिक गुड्स एंड फ्री गुड्स, दूसरा है फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। बोथ एंड नन तो हो नहीं सकता। तो पहला क्या पूछा है? ऐसे गुड्स जिनकी सप्लाई कम है डिमांड से, और दूसरे गुड ऐसे हैं जिनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, उतनी डिमांड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इस करेक्ट आंसर है इकोनॉमिक गुड, मतलब जिनकी सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है। दूसरे हैं फ्री गुड्स भी, जिनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है बट जरूरत ही नहीं है, तो फिर कौन उसके पैसे देगा? कोई नहीं देगा। तो अब ऐसे इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं? जितनी भी चीजें हैं जिसके लिए भी आपको मनी खर्चनी पड़ती है,
पैसे खर्च करने पड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक गुड्स, ऐसे आप समझ सकते हैं सारी चीजें जिसके लिए भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा है फ्री गुड्स। फ्री गुड्स क्या है, एयर है ना, कुछ हद तक हम वाटर भी कह सकते हैं, अनलेस कि आप 20 रुपए की वाली बोतल ना खरीदें। सनलाइट की हम बात कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, फ्री गुड्स में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं या समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज द एग्जांपल ऑफ विच यूटिलिटी। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि यूटिलिटी का क्या क्लासिफिकेशन होता है या फिर हम कैसे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी को क्लासिफाई करते हैं। तो आपने 4 यूटिलिटी देखी होंगी, हम एक ही एग्जांपल के कंटेक्स्ट में चारों यूटिलिटी को समझेंगे। यूटिलिटी क्या है, मैंने आपको पहले बताया, उपयोगिता बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि किसी भी चीज की यूटिलिटी मतलब जरूरत हमारी बेसिकली। तो सबसे पहले है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या कहती है, टाइम यूटिलिटी मतलब पैडी कौन से सीजन में होता है, आप सभी को पता है, खरीफ। खरीफ माने हार्वेस्टिंग कब होगी, सितंबर में, है ना। तो सितंबर, आप ये ग्रो कब हुआ, खरीफ में, सितंबर में ये मिलता है। बट हम इसको स्टोर कर देते हैं ताकि ये अवेलेबल हो कौन से, दूसरे सीजन में भी। दूसरे सीजन में भी तो हम इसको क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी। ताकि ये मार्च अप्रैल मई जून कभी भी मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी। हमने इसको, इसकी यूटिलिटी को कन्वर्ट कर दिया। देन दूसरा हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। अगेन, पैडी आपने ग्रो किया यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में अभी, और इसको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया कहाँ पे, साउथ पार्ट में, केरला में आपने ट्रांसपोर्ट किया, तमिलनाडु में ट्रांसपोर्ट किया, पौंडीचेरी में, अंडमान निकोबार कहीं भी आपने किया, तो ये हमने क्या चेंज की, उसकी प्लेस की यूटिलिटी चेंज की। देन पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी क्या है, फार्मर के पास था, प्रोड्यूस, उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, वो प्रोड्यूसर के पास चला गया, मिलर के पास चला गया, तो ये क्या चेंज हुई, ओनरशिप चेंज हुई। जब ओनरशिप चेंज होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोजेशन यूटिलिटी चेंज होना। देन फोर्थ है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब पैडी था, उसमें हल भी था, हस्त भी था, आपने उससे उसको राइस में कन्वर्ट कर दिया, क्या चेंज किया, फॉर्म यूटिलिटी। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल हो गया। सिमिलरली आप समझ सकते हैं, टोमेटो है, रॉ है, उसको आपने सॉस में चेंज कर दिया, केचप में कन्वर्ट कर दिया, चटनी में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने क्या चेंज की, उसकी फॉर्म यूटिलिटी चेंज की। बस इतनी सी चीजें हैं, ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ये टाइप ऑफ यूटिलिटी होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब हम ओनरशिप चेंज करते हैं तो ये कौन से टाइप, कौन सा एग्जांपल है, अब आप बता सकते हैं इजीली, ये पोजेशन यूटिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि हम इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, ओनरशिप चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, additional utility derived by an individual by consumption of one more unit of commodity। सिंपल सी चीज है, हमेशा जहां भी एडिशनल, एक्स्ट्रा, पर यूनिट की बात की जाएगी, कहना क्या चाह रहे हैं कि हम एक एडिशनल यूटिलिटी डिराइव करते हैं बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। मतलब एक यूनिट हमने कंज्यूम की, एक एडिशनल यूटिलिटी, एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम की, एक और एडिशनल यूटिलिटी। तो ये क्या है, बेसिकली ये बता रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब अगर हम एक इनपुट देते हैं तो कितना यूनिट आउटपुट हमें मिलता है, सिंपल है ना। तो ये क्या है, मार्जिनल, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड गुड्स विच आर रिलेटेड विद द डिमांड फॉर अदर गुड्स इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, द डिमांड गुड्स विच आर रिलेटेड विद द डिमांड फॉर अदर गुड्स इज कॉल्ड। मतलब उनको हम क्या बोलते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उनको हम डिराइव्ड गुड बोलते हैं। डिराइव्ड गुड क्या होते हैं, बेसिकली मतलब कि एक प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है उसके बेसिस पे दूसरे गुड्स की डिमांड क्या रहती है, कोरिलेटेड रहती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स आता है एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड डिमांड। तो ये डिराइव्ड डिमांड है, मतलब आप जितना एग्रीकल्चर, मतलब जितने एरिया पे एग्रीकल्चर करेंगे उसी के प्रोपोर्शन में आपको फर्टिलाइजर चाहिए होगी, उसी प्रोपोर्शन में आपको पेस्टिसाइड चाहिए होगा। सो ये चीजें क्या है, डिराइव्ड है ना, ये रैंडम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस ऑफर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर सेल एट डिफरेंट यूनिट प्राइसेस इन अ गिवन मार्केट द पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। क्या कहते हैं, सिंपल सी चीज है, बहुत बड़ी डेफिनेशन दी है, पर कहना क्या चाहा है ये समझिए। क्वांटिटी ऑफ गुड्स, बस इतनी ही बात कही है, क्वांटिटी ऑफ गुड मतलब सामान या फिर जो वस्तु या फिर जो सर्विस है उसकी क्या क्वांटिटी है जो प्रोड्यूसर द्वारा डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे दी जा रही है किसी भी मार्केट में, तो वो क्या है, सप्लाई है बेसिकली, है ना। डिमांड तो कब आएगी, जब वो कंज्यूमर साइड से होगी, ये प्रोड्यूसर साइड से है, तो ये क्या है, सप्लाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मेनी सेलर्स सेल्स द होमोजेनस प्रोडक्ट and have no control over the farm commodities is condition of। मुझे ये आंसर यहाँ पे नहीं रखने चाहिए थे, अब क्योंकि आधी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आज इसको रहने देते हैं, कल से हम यहाँ पे आंसर नहीं रखेंगे, क्योंकि आंसर सीधे दिख जाता है तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ने
कि आप मेहनत नहीं करेंगे, है ना, तो अगली बार से नहीं रखेंगे। सो मेनी सेलर्स सेल्स द होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड हैव नो कंट्रोल ओवर प्राइस फॉर द फार्म कमोडिटी। इस क्या बोलते हैं, सबसे पहली कंडीशन पड़ी मेनी सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स हैं। प्रोडक्ट कैसा है हमारा, होमोजीनियस, हम बहुत सारे बेचने वाले हैं सामान, सारे ही सॉस बेच रहे हैं हम ये मान लेते हैं, और उनका कोई कंट्रोल नहीं है कि इस प्राइस पे ओवर द फार्म कमोडिटीज, इस कौन सी कंडीशन उसको बोला जाता है, परफेक्ट मार्केट कंडीशन है, परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट जिसे हम बोलते हैं ना। उसके अलावा आप देखेंगे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक या फिर ओलिगोपोली नहीं है, क्योंकि वहां पे कंडीशंस है, यहाँ पे मेनी सेलर्स हैं। मोनोपोली और ओलिगोपोली में पहले से ही कम है, मोनोपोली मतलब एक सेलर है, ओके, ओलिगोपोली मतलब दो, फ्यू फ्यू सेलर्स है ना, डुओपोली होगा तो टू सेलर्स है। अब इसको पढ़िए अच्छे से, when one seller sells the product but the product have no close substitute is called। एक सेलर ने, वन सेलर, देखिए अभी कंडीशन देखिए, वन सेलर सेल्स द प्रोडक्ट, एक ही सेलर है, प्रोडक्ट बेच रहा है, और सबसे बड़ी बात उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। कहने की बात क्या है, मतलब वो अकेला ही है, उस प्रोड्यूस को बेच रहा है, और उस मार्केट में उस प्रोड्यूस का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो कैसी कंडीशन है ये, मोनोपोली कंडीशन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। लॉ ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से समझ लीजिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और प्रोडक्शन कर्व, ये तीन चीजें भी अगर आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी हो जाता है। उसके अलावा फार्म मैनेजमेंट में दो तीन टॉपिक पढ़ने होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू इट्स यूनिट। किसके बीच में वो पूछ रहा है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड की हम बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड सिंपल सा कहता है कि प्राइस अगर कम होगा तो आप क्वांटिटी ज्यादा लेंगे, प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो आप क्वांटिटी कम लेंगे। सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपसे कहूं कि लिवाइस की जीन्स 5000 की मिलती है, तो आप कहेंगे यार मुझे 5 महीने लगेंगे अपनी पॉकेट मनी जमा करने में, और उसके बाद फिर मैं इसको खरीद पाऊंगा। अब मैं कहूं कि वही लिवाइस की जीन 500 रुपए की मिलती है, आप कहोगे यार 1000 रुपए में दो जीन्स ले लूंगा। पहले आपने क्या कहा, 5 महीने में एक जीन्स ली, और यहाँ पे आपने एक ही महीने में दो जीन्स ले ली। मतलब क्वांटिटी आपकी किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे। तो ये किसका कोरिलेशन है, प्राइस एंड क्वांटिटी का। तो लॉ ऑफ डिमांड हमेशा किसकी बात करता है, प्राइस एंड क्वांटिटी की। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसका रिलेशन है, क्वांटिटी डिमांडेड टू द प्राइस, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट तरफ आते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अब वो पूछ रहा है कि भैया प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन है, ये रिलेशन है कैसा। तो हमने क्या बोला, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगी। आप देखेंगे मार्केट में, अगर कॉलेज मार्केट में आप देखेंगे समोसा अगर 5 रुपए का मिलता है, तो आपके पास आप कहेंगे यार ये चलो ठीक है, 20 रुपए में हम 4 समोसे ले लेते हैं। ओके, अब यही समोसा अगर 10 रुपए का हो गया, आपके पास 20 रुपए हैं, तो आप क्या करेंगे, दो ही समोसा ले पाएंगे, है ना, भले ही आपको दोस्तों के साथ खाना है, गर्लफ्रेंड के साथ खाना है। अगेन प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। सो ये कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, एक में इंक्रीज होगा तो दूसरे में डिक्रीज होगा। ओके, तो एक में इंक्रीज दूसरे में डिक्रीज। तो ये प्राइस और क्वांटिटी का कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस कम है, क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम होती है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी कम कंज्यूम होना शुरू होगी। बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगा, बहुत कम क्वांटिटी आप कंज्यूम कर पाएंगे। सिंपल सी चीज है। तो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, द डिमांड कर्व विल बी, हमेशा याद रखना है जब भी इलास्टिसिटी की बात आती है तो क्या हमें समझना है। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, चेंज इन डिमांड, या फिर हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। इससे हमको क्या पता चलता है, इलास्टिसिटी पता चलती है। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कह सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बताते हैं कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू द डिमांड ऑफ प्राइस। अब हम जब बोले परफेक्टली इलास्टिक, पहले तो हम परफेक्टली इलास्टिक बोल कर रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। डिमांड देखिए, यहाँ पे ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। प्राइस यहाँ पे फिक्स है, क्वांटिटी इतनी, और फिर यहाँ ये क्वांटिटी Q2, मतलब आपकी क्वांटिटी में चेंज कितना भी आएगा, प्राइस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब क्वांटिटी कितनी भी चेंज हो जाए, Q1 था तो भी प्राइस यही था, क्योंकि y एक्सिस में हमें क्या मिल रहा है, प्राइस, तो ये प्राइस है। क्वांटिटी वन, यहाँ कम क्वांटिटी तब भी प्राइस, मतलब इस प्राइस पे भी कम क्वांटिटी, इस प्राइस पे भी ज्यादा क्वांटिटी, तो उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, जो चेंज इन डिमांड है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं
चेंज इन डिमांड, इसको डेल्टा स्मॉल डी लिख देते हैं। प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है, प्राइस में कोई चेंज नहीं मतलब जीरो, कोई चेंज नहीं, जीरो। और जब जीरो डिनोमिनेटर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसके जस्ट अपोजिट होता है परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, जो हम कहते हैं एग्रीकल्चर डिमांड्स है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, क्वांटिटी आपकी फिक्स रहती है, प्राइस आपका कितना ही चेंज हो जाए। अब आटा आपको चाहे 20 रुपए किलो मिल रहा है, चाहे 50 रुपए किलो मिल रहा है, आपकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, अगर आप 1 kg खरीदते हैं मंथली तो वो उतनी ही रहने वाली है, अभी प्राइस का उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिमांड है उसमें चेंज कुछ नहीं है, चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, डिमांड है, प्राइस है, बट उसमें चेंज नहीं है। तो ये क्या हो जाता है फिर, ये जीरो हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है, ये इनफाइनाइट हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक की बात था। और ये कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये कैसा है, पैरेलल टू, ये हमारा है, ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। और एक्स एक्सिस में है क्या, क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए ये कंडीशन है, ये कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, डिमांड या फिर क्वांटिटी के साथ। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड इफ देयर इज सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल एट लोअर प्राइस। सिंपल सी चीज है, आपके पास 40 रुपए थे, आपने कहा कि मैं मार्केट जाऊंगा और पेप्सी की बोतल खरीद के लाऊंगा। आप मार्केट गए, पेप्सी की बोतल हो चुकी थी 60 रुपीज की, बट आपके पास क्या था, 40 रुपए थे। आपने देखा वहां पे कोक की बोतल है वो 40 की मिल रही है, तो आपने क्या कहा, आपने कहा चलो छोड़ो, अब ये 60 रुपए की तो मैं नहीं ले पाऊंगा, तो मैं कोक की बोतल ले लेता हूँ। तो सिंपल सी चीज क्या है, कहने का मतलब क्या है, पेप्सी क्योंकि कोक से सब्स्टिट्यूट हो सकती थी, अभी ऐसा नहीं कि पेप्सी का कंपैरिजन आप पिज्जा से कर लो, बर्गर से कर लो, वो नहीं चलेगा। जो प्रोडक्ट है उस वो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, तो पेप्सी और कोक में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ये इम्पैक्ट है किसका, सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे बेसिकली किसकी बात की, सब्स्टिट्यूट। अब देखो जैसे क्या हुआ, प्राइस वही था, तो जो पेप्सी की डिमांड थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका प्राइस जैसे ही बढ़ा तो कोक की डिमांड बढ़ गई। तो आपको हमेशा क्वेश्चन देखना है, सब्स्टिट्यूशन में यही होता है कि जिसका प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो क्या होता है बेसिकली, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एट लोअर प्राइसेस, कोक मिल गई सस्ते रेट में, तो उससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड किसकी, ओरिजिनल गुड की। लेने तो पेप्सी आया था ना, बट लेके क्या गया, कोक क्यों गया भाई, पेप्सी महंगी थी। तो ये आपको समझना है, मैंने जस्ट इलस्ट्रेट किया आपको, बाकी आप समझ सकते हैं। हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ द ceteris paribus रिलेट टू द लॉ ऑफ डिमांड। ceteris paribus बेसिकली ये बताता है कि ये अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है, जब भी हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं या फिर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, हमने कहा इनवर्स रिलेशन है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, हम ये मानते हैं कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट मतलब कि जैसे आप समझ सकते हैं, हम कहते हैं ना कि प्राइस चेंज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। अब आप ये सोचिए कि मेरी सैलरी बढ़ जाए या मेरी इनकम ही बढ़ जाए, तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस बढ़ भी गया, मेरी सैलरी बढ़ गई, मैं कहूंगा ठीक है मेरी डिमांड वही रहेगी। बट हम इस कंडीशन को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, तो हम ये मान के चलते हैं कि इट अज्यूम्स द अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं ceteris paribus। ओके, What does the law of diminishing marginal utility state? Diminishing marginal utility क्या कहती है? Diminishing marginal utility basically कहती है कि आपको 5 रोटी की भूख थी, जैसे जैसे आप एक एक रोटी कंज्यूम करते जाएंगे, आपकी जो, हम सिंपल से कह सकते हैं, आपका पेट भरता जाएगा और फिर आपको रोटी की जरूरत नहीं लगेगी। सो बेसिकली क्या ये बताता है, ऑप्शन देखिए, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, इंक्रीज तो नहीं हो सकती। मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट, वो भी नहीं हो सकती है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो डिक्रीज हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस एज द कंजम्पशन इंक्रीज, जैसे जैसे कंज्यूम आप करते जाएंगे उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, उपयोगिता कम होती जाएगी। सिंपल सी चीज है, एक आपको पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आपसे किसी ने कहा कि ये पानी की बोतल 50 रुपीज की मिलेगी, आप कहोगे लाओ दो पहले मैं पानी तो पियो, है ना, आप ले लोगे। जब आपने पानी पी लिया, अब कोई कहे कि ये 20 रुपए का, आप कहोगे 20 रुपए का 2 रुपए में भी तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो ये है बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस। ओके, बाकी तो इसमें रिलेटेड नहीं है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हाट हैपेंड टू द मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी को, एज द इंडिविजुअल कंज्यूम एडिशनल यूनिट ऑफ गुड, क्या होगी यूटिलिटी, जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंज्यूम करते जाओगे तो डिक्रीज होती जाएगी। सो सिंपल सी चीज है, ये भी इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोडक्शन फंक्शन में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन व्हाट कैरेक्टराइजेस द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पे आता है, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहली जोन खत्म नहीं होती है, ये याद रखिए।
सिंपल सी चीज है, ये कर्व होता है, प्रोडक्शन फंक्शन कर्व है कि कहीं भी आप देखेंगे जैसे ही आप इनपुट लगाते हैं तो आउटपुट मिलता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे जैसे आप एडिशनल इनपुट लगाते हैं, आप जैसे जैसे एक एक आप इनपुट बढ़ाते गए आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे टोटल आउटपुट तो बढ़ता है बट उसका जो रेट होता है इंक्रीज होने का वो कम हो जाता है, वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। तो यहां तक क्या होता है, जहां तक प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है विद इंक्रीजिंग रेट, तो वहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां तक टोटल प्रोडक्शन वाज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग रेट, एंड आफ्टर दिस particular point total production will increase but with the decreasing rate, and then simultaneously from this point only the marginal product will also start declining, although the average product will keep on increasing। ओके, तो ये चीज आपको समझना है कि ये फर्स्ट जोन की ही कंडीशन है, और एक ऐसी कंडीशन है जहां से हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो होता है बट विद डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज द टोटल प्रोडक्ट। सिंपल सी कंडीशन है। अब आपको अगर तीनों कंडीशन पता हो कि हमारी जो पहली जोन होती है, पहली जोन हमारी वहां पे खत्म होती है जहां पे एमपी इक्वल्स टू एपी हो जाता है, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होते होते इतना हो जाता है कि वो एवरेज प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ तक हमारी क्या होती है, फर्स्ट जोन, ये भी रेशनल जोन होती है। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज वहां पे आती है जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एपी इक्वल थे, वहां से लेके जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जीरो हो जाता है, वो सेकंड स्टेज होती है। और इसके बाद फिर क्योंकि टोटल प्रोडक्शन भी यहाँ पे जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है वहीं से टोटल प्रोडक्शन भी डिक्रीज होना शुरू करता है। उससे पहले तो इंक्रीज हो रहा था बट डिक्रीजिंग रेट, यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद की स्टेज को हम थर्ड स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज टोटल प्रोडक्ट, तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, और किस रेट से हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। यहाँ पे देखिए, यहाँ से डिक्रीज होना मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे ही डिक्रीज होना शुरू हुआ वैसे ही आप देखेंगे टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज हुआ बट विद द डिक्रीजिंग रेट। ओके, सो इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी राइजेस, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। अब सिंपल सी चीज है, उसने कहा कि मार्जिनल जैसे जैसे एमपी राइज हो रहा है वैसे वैसे एपी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो भी राइज हो रहा है। इवन जो ये डिक्रीज होना भी स्टार्ट होता है तब भी एमपी राइज होता है टिल एमपी बिकम्स, और हम कहते हैं इक्वल्स टू एपी, वहां तक एपी इंक्रीज ही होता जाएगा। उसके बाद फिर एपी डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, और एपी डिक्रीज होना स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेज से। व्हेन एमपीपी इज जीरो, जहां पे एमपीपी जीरो होता है वहां पे क्या होगा, मैंने आपको बताया, वहां पे टीपीपी मैक्सिमम होगा और इसके बाद से टीपीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ओके, तो क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब यहाँ पे पूछाएगा तो ये मैक्सिमम एग्जैक्ट कंडीशन पूछती है कि एमपीपी जीरो है तो ये क्या है, आप ये मत लिख देना कि डिक्लाइनिंग है, डिक्लाइनिंग इसके बाद होगा। और जब ये डिक्लाइनिंग होना शुरू होगा तो एमपीपी विल बिकम द नेगेटिव, वो नेगेटिव हो जाएगा। यही गड़बड़ होती है, हम एग्जाम में यही गड़बड़ करके आते हैं। when profit is maximum then mr is equals to marginal return is equals to मार्जिनल कॉस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है। ये कंडीशन है कि एमसी इक्वल्स टू एमआर है, जो मार्जिनल कॉस्ट है इट इज इक्वल्स टू द मार्जिनल रिटर्न। उसके बाद आप देखिए कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है, रिटर्न हमारे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा समझनी है कि मार्जिनल कॉस्ट ये बहुत तरीके से लिखा जाता है, एमसी इक्वल्स टू एमआर या फिर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है। तो इतनी चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पूछी जा सकती हैं। और क्वेश्चन है ये पढ़ लेते हैं। द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन द वेरिएबल इनपुट, उसको हम क्या कहते हैं, कह रहा क्या कहना चाह रहा है कि टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन अ वेरिएबल इनपुट, तो उसको हम क्या कहते हैं, अगेन इट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ चीजें जो मैंने बीच बीच में पूछी हैं वो बताइएगा। साथ ही ये बताइए कि आपका स्कोर क्या है, ये भी जरूर बताइएगा। स्टार्टिंग में पूछा था कितने मॉक टेस्ट दे दिए हैं, कितने मॉक टेस्ट आपके देना बचे हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, 100% देना है। एग्जाम के बाद कोई बात नहीं करेगा कि क्वेश्चन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो हुआ सो हुआ। हम अभी की सोचेंगे जो अभी हो सकता है, जो अभी हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में नहीं है तो हमने क्या सोचना। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन बहुत शुभ हो। दिन तो नहीं बचा, रात शुरू हो गई है, तो आपकी रात बहुत शुभ हो, बट आप तभी सोएं जब आप एक मॉक टेस्ट कर लें, उसके पहले मत सोइएगा। थैंक यू।